गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हमने पराग कोश की संरचना के बारे में पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, तो देखो लघु बीजाणुधानी की संरचना में क्या होता है। यह संरचना कैसी होती है? बेलनाकार होती है। यह संरचना कैसी होती है? बेलनाकार होती है, जो पराग कोश की दोनों सतह पर पाई जाती है। जो पराग कोश की दोनों सतह पर पाई जाती है। इसके दो भाग होते हैं। पहला है परागधानी भित्ति और दूसरा है बीजाणुजनन उत्तक। तो हम बात करते हैं पहले परागधानी भित्ति। परागधानी भित्ति यह अधस्तरीय होती है। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस कहते हैं। क्लियर। और इसके अंदर चार परतें पाई जाती है। ये चार परतें कौन कौन सी है? पहली होती है बाह्य त्वचा। इसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। तो देखो बाह्य त्वचा कहाँ पर होती है? सबसे बाहर की तरफ होती है, जो क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। तो बाह्य त्वचा सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है और यह क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी परत का नाम है अंतस्थीशियम। अंतस्थीशियम को हम क्या कहते हैं? एंडोथीशियम कहते हैं। यह बाह्य त्वचा के अंदर की ओर स्थित होती है तथा एक स्तरीय होती है। क्लियर। और इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है वहाँ पर सेलुलोज की पट्टियाँ पाई जाती हैं। यानी ये जो अंतस्थीशियम होती है, इनकी कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है, इन आंतरिक भित्ति पर सेलुलोज की पट्टियाँ पाई जाती है। ये कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होने के कारण पराग कोश स्फुटन में सहायता करती है। पराग कोश स्फुटन का मतलब क्या होता है? जब पराग कोश फटता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। और जब पराग कोश का स्फुटन होता है तो परागकण मुक्त होते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं तीसरी तीसरी कौन सी है? मध्य परत। मध्य परत अंतस्थीशियम के नीचे की तरफ पाई जाती है। ठीक है। यह 1 से 3 पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बनी होती है। मध्य परत कितनी? 1 से 3 पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बनी होती है और अंतस्थीशियम के नीचे पाई जाती है। इनकी कोशिकाएं स्वयं नष्ट हो जाती है। इनकी कोशिकाएं क्या हो जाती है? स्वयं नष्ट हो जाती है और बीजाणुजनन उत्तकों का पोषण करती है। क्लियर। और लास्ट परत है टैपेटम। टैपेटम क्या है? यह आंतरिक और विशिष्ट परत होती है। टैपेटम क्या होती है? परागधानी की सबसे विशिष्ट और आंतरिक परत होती है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वह लंबी और बहुकेंद्र की होती हैं। यानी टैपेटम की कोशिकाएं कैसी होती है? लंबी होती है और बहुकेंद्र की होती है। इनके अंदर अंतःसूत्री विभाजन और अंत बहुगुणन होता है, जिनके द्वारा ये क्या हो जाती है? बहुगुणित हो जाती है। और ये जो टैपेटम होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली अमीबाप और दूसरी स्रावी या ग्रंथिल कोशिकाएं। अमीबाप के अंदर क्या होती है? अमीबाप की कोशिकाएं लंबी होती है तथा ये आपस में जुड़कर पेरिप्लाज्मोडियम का निर्माण करती है तथा चलकर बीजाणुजनन उत्तकों को पोषण प्रदान करती है। जबकि ये जो ग्रंथिल होती है या स्रावी होती है, जो भित्ति अवस्था के अंदर बनी हुई रहती है। क्लियर। और बीजाणुजनन उत्तकों को पोषण प्रदान करती है। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। हमने क्या पढ़ा? स्टार्टिंग में लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो यह कैसी होती है? बेलनाकार संरचना होती है, जो परागकोश के दोनों सतह पर पाई जाती है। इसके दो भाग होते हैं। पहला परागधानी भित्ति, दूसरा बीजाणुजनन उत्तक। परागधानी भित्ति कैसी होती है? हाइपोडर्मिस होती है, जिसके अंदर चार परतें पाई जाती है। पहली कौन सी? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस कहते हैं और यह सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है और सुरक्षा प्रदान करती है। फिर इसके अंदर की तरफ पाई जाने वाली परत को क्या कहते हैं? एंडोथीशियम या अंतस्थीशियम कहते हैं। तो यह बाह्य त्वचा के अंदर की ओर स्थित होती है, एक स्तरीय होती है। आंतरिक भित्ति पर क्या पाई जाती है? सेलुलोज की पट्टियाँ पाई जाती है और ये कोशिकाएं आर्द्रताग्राही प्रकृति के होने के कारण परागकोश स्फुटन में सहायता करती है। क्लियर। और तीसरी परत का नाम है मध्य परत, जो 1 से 3 पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बनी होती है। अंतस्थीशियम के नीचे की ओर स्थित होती है। इनकी कोशिकाएं स्वयं नष्ट होकर बीजाणुजनन उत्तकों का पोषण करती है। चौथी परत का नाम है, जो सबसे आंतरिक और विशिष्ट परत है, उसको हम क्या कहते हैं? टैपेटम कहते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती है वह लंबी होती है, बहुकेंद्र की होती है तथा अंतःसूत्र विभाजन और अंत बहुगुणन के द्वारा बहुगुणित हो जाती है। टैपेटम दो प्रकार की होती है, पहली अमीबाप और दूसरी स्रावी। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसको स्ट्रक्चर के द्वारा यानी डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ठीक है। थैंक यू।